हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मूल नाम जो है अली या अली गुरशाब था। जन्म इनका होता है सिरसा में 1266 में। अभिषेक होता है 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत खाना ए जुलूस में अलाउद्दीन ने क्या करवाया था? अभिषेक करवाया था। उपाधि अब्दुल जफर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी इसकी उपाधि थी। सिकंदर द्वितीय भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इनका जो मन था पूरा विश्व को जीतना था, सिकंदर के जैसे। लेकिन फिर वहीं पर इनका जो है मंत्री जो होते हैं वो कहते हैं कि पहले भारत को जीत लीजिए, फिर उसके बाद जो है विश्व विजय पर निकलिए, तो इसलिए इसको सिकंदर द्वितीय भी कहा गया है। सिक्कों एवं सार्वजनिक प्रथाओं में यही उपाधि क्या है? अंकित है। सल्तनत का समुद्रगुप्त ये किसने कहा है? स्टर्नले लेनपूल ने कहा है। यामीन उल खिलाफत यामीन उल खिलाफत नासिर आमिर उल मोमिन, यानी खलीफा का दायां हाथ या खलीफा का नायब। अमीर खुसरो एवं इसामी ने इसे भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का खुतबा गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान आदि कहा है। जोधपुर में स्थित पंडुआ के संस्कृत शिलालेख जो कि 1301 का है, उसमें उल्लेख है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसमें अलाउद्दीन को योगनीपुर यानी दिल्ली का शासक बताया है। नाभिनंदन जिनोधर प्रबंध में के लेखक कक्कर सूरी के अनुसार शक्ति में इंद्र के समान अलाउद्दीन ने पृथ्वी को महासागर के समान ढक लिया है। ये कौन कह रहा है? ये अभिनंदन जिनोधर प्रबंधक के लेखक कक्की सूरी। इसके द्वारा अधिकृत किए गए किलों की गणना कौन कर सकता है? तो ये कक्कीसरी सूरी के अनुसार है। डॉक्टर एस रॉय इसे एक महान मुस्लिम शासक प्रबंध मानते हैं। वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य एवं मुस्लिम शासन की शुरुआत इसी से मानते हैं। मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। मोहम्मद हबीब ने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद पर टिप्पणी में अमीर खुसरो की यशगान वाली पंक्तियों को पलटकर लिख दिया है। और फिर देखो तूने धरती पर हड्डियां, और फिर देखो तूने धरती पर हड्डियां। आगे देखते हैं। आर एस शर्मा के अनुसार वह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था। आगे देखते हैं। आशीर्वाद श्रीवास्तव अलाउद्दीन को भारत का पहला तुर्की सम्राट मानते हुए उनकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से करते हैं। बुल्स ले हेग कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। के एस लाल ने अलाउद्दीन को सेनापतियों का सेनापति कहा है, और इतिहासकार स्मिथ के अनुसार अलाउद्दीन का शासन लज्जापूर्ण था। ये स्मिथ कहते हैं। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। उसने अपने चाचा एवं पिता शिहाबुद्दीन के साथ अनेक वर्षों तक बलबन की सेवा की थी। वह जलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक यानी समारोहों का स्वामी का पद दिया। मलिक छज्जू का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी ने ही दबाया था, जिससे 1291 में उसे कड़ा का सूबेदार बना दिया गया। अलाउद्दीन को पढ़ने लिखने का समय ना ही मिला,
इसलिए बर्नी कहता है कि वो अशिक्षित था। वहीं फरिश्ता का मत है कि सुल्तान बनने के पश्चात उसने व्यक्तिगत रूप से पढ़ना प्रारंभ किया और फारसी को सीखा। खुद अलाउद्दीन का कहना है कि यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा, कभी रोजे नहीं रखता हूँ और ना ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। ये अलाउद्दीन खिलजी कहता है। अलाउद्दीन को इस बात पर गर्व था कि यदि उसे किताबी ज्ञान नहीं था, किंतु उसने एक ऐसे विद्यालय में शिक्षा पाई जिसका वास्तविक महत्व है, अर्थात अनुभव की पाठशाला। फरिश्ता के अनुसार भारी संख्या में गुप्तचरों की रिपोर्टों को पढ़ने के लिए उसने घसीट में लिखी फारसी लिपि की सरलता से पढ़ने का अभ्यास कर लिया था। ये फरिश्ता बोलता है। आगे है उसका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था। वो अपनी सास मलिका ए जहां एवं पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था। मलिका ए जहां को बर्नी ने उसे मूर्खों में अति मूर्ख कहा है। महरू माहरू अलाउद्दीन की दूसरी एवं प्रिय पत्नी थी। उसकी सास ने जलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात अपने सबसे छोटे पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली का सुल्तान बनवा दिया और इसके इसी व्यवहार के कारण जलाउद्दीन का योग पुत्र आर्कली खां मुल्तान से नहीं आया। रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने जलाली परिवार के सभी सदस्यों को मारने हेतु उलूग खां और जफर खां को सुल्तान मुल्तान भेजा था। जलाउद्दीन परिवार के सदस्यों में शेख बहारुद्दीन जकारिया के पुत्र शेख रुकनुद्दीन की मध्यस्थता का सहारा लिया। शेख ने उनकी जीवन रक्षा का वचन प्राप्त कर लिया था, परंतु इस वचन को निभाया नहीं। सल्तनत बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने अलमास बेग को उलुग खां और नसरत जलेसरी को नसरत खां, मलिक यूसुफ हिजराबुद्दीन को जफर खां एवं संजर को अलप खां की उपाधि दी थी। यही अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान कहलाते थे। कौन कौन से? अलमास बेग, नसरत जलेसी, तो अलमास बेग हो गए उलूग खां, नसरत जलेसी हो गए नसरत शाह और हिजराबुद्दीन हो गए जफर खां और संजर अल्प खां, और यही 4 खान कहलाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के 4 साथियों खलीफा के समान जो है मानता था। जफर खां, जिसे बर्नी ने युग का रुस्तम कहा है, जफर खां हिजराबुद्दीन को कहा था ना जफर खां, तो उसको युग का रुस्तम कहा है। आगे है मीरे अज्र बनाया गया। पुराने सरदारों को उसके पदों पर उसने बहाल रखा था, जैसे ख्वाजा खातिर को उसके वजीर के पद पर बने रहने दिया गया। शासन काल के दूसरे वर्ष नुसरत खां वजीर नियुक्त हुआ और बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के अधिकारियों को 3 क्रमिक वर्गों में विभाजित किया था। बर्नी के अनुसार सुल्तान का दरबार जलाली एवं अलाई खानों का मलिकों द्वारा इस प्रकार सुशोभित हुआ जैसा कि किसी पूर्वी शासन काल में नहीं देखा था। प्राचीन सेना नई भर्ती में बहुत बड़ी हो गई थी और प्रत्येक व्यक्ति को 1 वर्ष 6 माह का वेतन इनाम में दिया गया। इस वर्ष अमीरों व साधारण व्यक्तियों ने इतनी संपन्नता का अनुभव किया जैसा मैं, और लोग आयु में मुझसे बड़े हैं, वे भी ऐसे संपन्न वर्ग का स्मरण नहीं कर सकते। लोग स्वर्ग मोह में इतने मोहित हो गए कि किसी ने सुल्तान के जघन्य अपराध की चर्चा तक नहीं की थी। लाभ की आशा में उन्हें अन्य किसी बात की चिंता ना रही। तो ये थी कुछ अलाउद्दीन खिलजी की कुछ पर्सनल बातें जो कि हिस्ट्री में दर्ज की गई हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। आगे है अब अलाउद्दीन के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले नवीन मुसलमानों का विद्रोह। यह अलाउद्दीन खिलजी के काल में होने वाला पहला विद्रोह है। 1299 में नवीन मुसलमानों ने गुजरात में लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर विद्रोह कर दिया। नसरत खां ने विद्रोह को दबा दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहियों के साथ साथ उनकी बीवी बच्चों को भी कठोर सजा दी। बर्नी के अनुसार नई प्रथा थी।
बर्नी के अनुसार जब राज्य की सुरक्षा का प्रश्न होता है तो अलाउद्दीन धर्म, रिश्ते, नाते तथा दूसरों के अधिकारों आदि किसी बंधन की परवाह नहीं करता था। उसने साम्राज्य के सभी नव मुसलमानों को जिन्हें जागीरें मिली थी दरिद्रता बना दिया, अर्थात उनकी जागीरों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। बर्नी के अनुसार फिरऔन यानी मिस्र के शासक जितना निरपराध रक्त बहाने के लिए दोषी ठहराया गया, उससे भी अधिक निरपराध रक्त अलाउद्दीन खिलजी ने बहाया। ये कौन कहता है? बर्नी कहता है। अब है अकत खां का विद्रोह। तो पहला नवीन मुसलमान, दूसरा है अकत खां का विद्रोह। दूसरा विद्रोह अकत खां ने किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी का ही भतीजा और वकीलेदार था। रणथंभौर के अभियान के समय यानी 1301 में उसे धोखे से अलाउद्दीन के ऊपर हमला कर दिया। सुल्तान को मृत समझकर अकत खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। वह अलाउद्दीन के हरम पर अधिकार करने दिल्ली आया, परंतु हरम के प्रभारी मलिक दीनार ने अकत खां को क्या कर दिया? मार दिया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भांजे यानी कि उमर बदायूं का इक्तेदार था, मंगू खां यानी अवध का इक्तेदार ने किया और जिसे आसानी से दबा दिया गया। चौथा विद्रोह हाजी मौला ने किया। हाजी मौला इल्तुतमिश के एक वंशजी अलवी शाह जहां को सुल्तान बनवाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को मरवा दिया। अलाउद्दीन ने इस्लामी बोहराओं जिन्हें बर्नी इबाहतियान यानी व्यभिचारी कहता है, तो 1311 में दंडित किया गया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने विद्रोह के मूल कारणों को खोजकर उनका निदान किया। उसने 4 प्रशासनिक विनिमय अध्यादेश पारित किया और जिसे निरोधी नियमों की संहिता कहा जाता है, और ये निम्नलिखित हैं। पहली है, इस संहिता में सर्वप्रथम व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया गया। उसने दान में दी गई भूमि, उपहार, पेंशन, इनाम, वक्फ आदि छीन लिया। बर्नी के अनुसार दिल्ली में मलिकों, हिंदू मुल्तानी व्यापारियों एवं अमीरों के अतिरिक्त अन्य घरों में सोना नाम मात्र के लिए रह गया था। अलाउद्दीन ने चर यानी पशु चराई करी एवं गृह कर नामक नवीन करों को लगाया था। दूसरा है, द्वितीय अध्यादेश से साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया। बरीद यानी कि जासूसों का प्रमुख एवं मुनहियन यानी मुनहित्स जासूस की नियुक्ति की। बर्नी कहता है कि उनके डर से सरदारों के आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। वे लोग संकेतों से अपने विचार प्रकट करते थे। तीसरा है, शराब, भांग, पांसा, जुआ आदि के निषेध से संबंधित तीसरा अध्यादेश था। बर्नी के अनुसार जिस दिन से नगर में मद्य निषेध लागू किया, षड्यंत्र व विद्रोह कम होने लगे और लोगों के मस्तिष्क से विद्रोह का विचार निकल गया। अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा दी कि शराब, जो अंगूर की बेटी, शक्कर की बहन और सब बुराइयों की माँ है, उनकी सब बुराइयों सहित सुधार किया जाए, जिसके फलस्वरूप शराब ने नमक के सम्मान के प्रति शपथ ली और वह स्वयं सिरके के रूप में रहेगी। तो ये अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान ने इस तरह से आज्ञा दी थी। अलाउद्दीन ने बलबन की ही तरह स्वयं मदिरापान त्याग दिया था। मद्य निषेध का कारण राजनीतिक था, न कि धार्मिक। उसने घोषणा की यदि कोई व्यक्ति शराब ना पिए, ना बेचे, ना उनके निकट जाए, बदायूं गेट के पास सूखे कुएं खुदवाए जिसमें मदिरापान करने वालों को फेंक दिया जाता था। गयासपुर, इंद्रपथ और कैलूगढ़ी में कहीं शराब नहीं मिलती थी, लेकिन लोगों ने अपने घरों में शक्कर से शराब बनाना शुरू कर दिया और ऊंचे दामों पर बेचने लगे। अतः बाद में मद्य निषेध नियम में कुछ परिवर्तन किया। लोग सार्वजनिक रूप से तो नहीं, लेकिन अपने घरों में शराब पी सकते थे। अलाउद्दीन ने काजी के सम्मुख स्वीकार किया कि वे मद्य निषेध में सफलता नहीं मिली। एक बार तो उसने मदिरापान करने वाले काजी को भी दंड दिया था। चौथा अध्यादेश है, सरदारों में सामाजिक समारोहों बंद करा दिया। और अब ये सामाजिक समारोह बंद है, वो ये भी पॉलिटिकल कारण था। कहा जाता है कि जब भी वैवाहिक संबंधों का निर्धारण सुल्तान करेगा। इस नियम को इतनी कठोरता से लागू किया गया कि भोज
तथा अतिथि सत्कार की प्रथा शुल्क बंद हो गई। फरिश्ता कहता है कि लोगों को इस हेतु लिखित प्रार्थना सैयद खां यानी वजीर जिसे फिला अंगेज कहा जाता था से करनी पड़ी। अब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य। अलाउद्दीन का सेनापति जफर खां उस युग का रुस्तम कहलाता है। उसमें मंगोल इतना डरते थे कि यही कहते थे कि हमारे घोड़ों ने जफर खां को देख लिया, इसलिए पानी पीने से इनकार कर देते हैं। डॉक्टर एस रॉय कहता है कि बाजार व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन ने संपूर्ण देश का खून निचोड़कर राजधानी का पेट भरा था। मलिक नायक नामक हिंदू अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था। उसने मंगोलों को हराया था। सीदी मौला का विद्रोह जलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था और हाजी मौला ने अलाउद्दीन खिलजी के काल में विद्रोह किया। तो दोनों याद रखना है। सीदी मौला जलाउद्दीन, क्यों जलाउद्दीन सीधा था इसलिए सीदी मौला, और हाजी मौला अलाउद्दीन खिलजी। अब मंगोल आक्रमण देख लेते हैं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इन्हीं के समय हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जो है सैनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से रखी थी, गुप्तचर व्यवस्था बहुत तगड़ी की थी और सारी बाजार व्यवस्था इन्हीं आक्रमणों के कारण जो है उन्होंने बनाई थी। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि उसमें कुल जो है 6 मंगोलों का आक्रमण हुआ। उसके शासनकाल में मंगोल खतरा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। ऐसा करने वाला पहला जो है सुल्तान था। महत्वपूर्ण है कि इसी समय मंगोल शासक दवा खान ने अफगानिस्तान को रौंदने के बाद रावी नदी तट पर अपने शासन का विस्तार किया। सर्वप्रथम उसी ने दिल्ली विजय की नीति अपनाई और अपने पुत्रों को भारत पर आक्रमण करने हेतु भेजा। मंगोलों की दिल्ली विजय की नीति 1306 में दवा खान की मृत्यु के बाद ही खत्म हो पाई। फिर है कादर खां। अलाउद्दीन के समय पहला मंगोल आक्रमण कादर खां यानी 1298 में था, जिसे जफर खां और उलूग खां ने क्या कर दिया, सतलज नदी पर मंजूर युद्ध में हरा दिया। सल्दी जो है दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ 1299 में। सल्दी के नेतृत्व में हुआ और जफर खान ने इसको हरा दिया। सल्दी को जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया। फिर है कुतलुग ख्वाजा। तृतीय मंगोल आक्रमण था और 1299 के अंत में दावा खान के पुत्र कुतलुग ख्वाजा ने किया था। महत्वपूर्ण है कि कुतलुग ने 2 लाख की सेना के साथ वह आक्रमण लूट मार के उद्देश्य से न कर दिल्ली विजय के उद्देश्य से किया था। इसी अवसर पर अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन को मंगोलों के प्रति हिकमत ए अमली कूटनीति का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया था। कहा कि मंगोलों के साथ समझौता कर लें, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं माना। अलाउद्दीन ने कहा कि अलाउल मुल्क वजीर बनने योग्य है, किंतु मैंने उसे दिल्ली का कोतवाल बनाया क्योंकि वह शारीरिक मोटापे से मजबूर है। तुम चोरी करने के बाद यह आशा नहीं कर सकते कि अनदेखे ही गायब हो जाओगे। तो ये किसका कथन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन था। किसके लिए? अलाउल मुल्क के लिए। दिल्ली के साम्राज्य पर तो यहाँ पे ऊंट था, ये दब गया था। तुम ऊंट की चोरी करने के बाद ये आशा नहीं कर सकते कि तुम अनदेखे ही गायब हो जाओगे। आगे दिल्ली के साम्राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन किया जा सकता। शत्रु 2000 कोस की यात्रा कर कुतुब मीनार के पास युद्ध में उसे ललकारने आया है। यदि इस महान अवसर पर मैं दुर्बलता प्रकट करता हूं तो आने वाली पीढ़ियां मेरी दाढ़ी पर हंसेंगी और कहेगी कि उसने युद्ध को टाल लिया और ऊंट की कुबड़ के पीछे अपने को छिपा लिया है। मैं कल ही सीढ़ी से किली की ओर कूच करूंगा और देखूंगा कि ईश्वर किसे विजय प्रदान करता है। तो यह अलाउद्दीन खिलजी का कथन था। सुल्तान ने अपने सैनिकों को प्रति
मंगोल सिर के बदले एक टंका देने की घोषणा की। मतलब अलाउद्दीन की सेना जो है मंगोलों के जितने सिर लाएंगे, एक व्यक्ति जो उतने ही उनको टंका मिलेंगे, पैसा मिलेगा। तो इसने आदेश दिया कि प्रत्येक सैनिक को 1 वर्ष का वेतन पारितोषिक के रूप में मिलेगा। रावी नदी के निकट आब ए अली एवं हिंद ए अली के युद्ध में मलिक कफूर ने कबक को परास्त किया। वो है इस चुनौती का सामना करने के लिए किली के मैदान में उपस्थित हुआ। यही किली युद्ध में जफर खान ने कुतलुग ख्वाजा को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी थी। जफर खां से अलाउद्दीन ईर्ष्या रखता था। यही कारण है कि उसने किली युद्ध में जफर खां के साथ विश्वासघात किया और मंगोलों के बीच उसे अकेला छोड़ दिया। जब मंगोलों ने जफर खां को मार दिया, तब अलाउद्दीन ने कहा बिना अपमानित हुए ही उसने उससे छुटकारा मिल गया। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने कुतलुग ख्वाजा को पराजित कर दिया। तरगी 1303 से लेके 1303 में ही 1,20,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर तरगी का आक्रमण हुआ और यह मंगोलों का दिल्ली विजय करने का दूसरा प्रयास था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ यानी खिजराबाद विजय करके आया था, अतः वह तभी तरगी से युद्ध करने को तैयार नहीं था। उसको सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी और वहां 2 महीनों तक मंगोलों से घिरा रहा। अंत में मंगोल वापस चले गए क्योंकि घेरा डालकर नगरों पर अधिकार करने की विधि उन्हें ज्ञात नहीं थी। बन्नी कहता है कि निजामुद्दीन औलिया के सख्त व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले गए। ये भी बताया जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसी प्रार्थना की कि तरगी भयभीत होकर भाग गया। हालांकि दोनों विवरण जो है मनगढ़ंत थे। बर्नी लिखता है कि यदि तरगी यमुना के किनारे 1 महीने रुक जाता तो दिल्ली हाथ से निकल जाती। अब आगे देखते हैं। अलाउद्दीन मंगोल समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास किया और इसी समय उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और उसमें पाशिब, गर्जन, मंगरीबी, मंजिनिक, देलमास, अरदस और चरण जैसे युद्ध उपकरणों को सुसज्जित किया। तो कभी ये शब्दावली आपको मिल जाए, पाशिब, गर्जर, मंगरीबी, मंजिनिक, देलमास, अरदस और चरण, तो ये सारे के सारे जो हैं युद्ध उपकरण हैं। आगे सीरी को नई राजधानी के रूप में विकसित किया। पहली बार दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चारदीवारी बनाई थी। तीसरा है सीमांत प्रदेशों की रक्षा के लिए एक पृथक सेना और एक सीमा रक्षक का पद जो है लाया गया। इस पर पहली नियुक्ति गाजी मलिक की हुई थी। गाजी मलिक सीमांत प्रदेशों की रक्षा के लिए एक रक्षक पद बनाया गया था। गाजी मलिक को यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है इस पे पहली नियुक्ति हुई थी। 1305 में पंजाब का सूबेदार बना। गाजी मलिक यानी वही गयासुद्दीन तुगलक प्रतिवर्ष मंगोल क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें आतंकित करता था। तरगी, अली बेग और तारताक 1305 में उन्होंने आक्रमण किया। हालांकि तरकी रास्ते में ही मर गया और इस अभियान में सर्वोच्च सेनाध्यक्ष चंगेज खां का वंशज अली बेग था। वह मंगोलों का हिंदुस्तान जीतने का आखिरी प्रयास था। अली बेग और तारतार को अमरोहा में अलाउद्दीन खिलजी के एक हिंदू अमीर मलिक नायब अखूर बफे मैसरा जो कि पूर्व में समाना एवं सुनाम का हाकिम रह चुका था ने उसको हरा दिया। उनको पकड़ कर दिल्ली लाएगा, सीरी की दीवार पर जिंदा चुनवा दिया। फरिश्ता कहता है कि सीरी की मीनारों में मंगोल 80 सिर पत्थरों और ईंटों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए थे। 8,000 सिर जो है पत्थरों और ईंटों की जगह पर इस्तेमाल किए गए थे। आगे है कबक और इकबाल मंद एवं तैबू। ये भी 1306 में 3 सेनाध्यक्षों के नेतृत्व में आक्रमण हुआ जिसमें मलिक कफूर एवं गाजी मलिक ने हरा दिया। बर्नी बताता है कि इसके बाद भी मंगोल हमले हुए, परंतु इसामी और अमीर खुसरो के अनुसार यह अलाउद्दीन खिलजी के काल में अंतिम मंगोल हमला था। बर्नी कहता है कि अब से मंगोलों का सिंधु नदी पार करने का साहस नहीं होता था। लाहौर और दीपालपुर मंगोलों के लिए चीन की दीवार की तरह अलग्न बनी
बन गई। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा ब्यास नदी और लाहौर से बढ़कर सिंधु नदी तक जा पहुंची। इस क्षेत्र में सेनानायक तुगलक शाह सिर्फ गाजी मलिक ने सिंधु नदी तक सफल आक्रमण किया। फरिश्ता कहता है कि गाजी मलिक वही गैसुद्दीन तुगलक को दीपालपुर में नियुक्त कर प्रतिवर्ष काबुल, गाजी, कंधार, गरम सीर में अभियान करता था और वहां के निवासियों से कर वसूलता था। बर्नी कहता है कि प्रति वर्ष शीतकाल में गाजी मलिक दीपालपुर से बाहर निकलकर मंगोलों की सेनाओं तक चला जाता था। वह जलती मशालों से मंगोलों की खोज करता था। अभियान की बात करते हैं तो अभियान जो उत्तर भारत के अलग हैं, उसके दक्षिण भारत के अलग हैं। तो उत्तर भारत में सबसे पहले है गुजरात अभियान जो कि 1298 में हुआ था। फिर रणथंभौर जो कि 1301 में हुआ था। रणथंभौर के बाद फिर चित्तौड़गढ़ आता है। चित्तौड़गढ़ के बाद मालवा आता है। चित्तौड़गढ़ का 1303 में, मालवा का 1305 में और सिवान जो है 1308 में और जालौर जो है 1331 में। तो कभी यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी किसी भी हिस्ट्री का पेपर हो तो इसमें ये जो है उत्तर भारत के क्रमशः जो है पूछ लेते हैं। वहीं दक्षिण के भी क्रमशः पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देवगिरी और वारंगल, होयसाल, पांड्या। तो मैप में अगर लोकेशन आपको याद है तो आपको आक्रमण का एक क्रम लगाने का बिल्कुल भी जो है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक क्रम से, जैसे रास्ते में देवगढ़ पहले आएगा, वारंगल फिर बाद में, फिर होयसाल, पांड्या सबसे नीचे। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा जाता है कि वो एक अनोखा साम्राज्यवादी था। उसने उत्तर भारत के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त वाली प्रस्भोद्रण यानी प्रत्यक्ष विलय नीति का अवलंबन किया। वहीं दक्षिणी राज्यों के प्रति भी वही नीति अपनाई जो समुद्रगुप्त की थी, अर्थात ग्रहण मोक्षानुग्रह यानी मात्र करद बनाकर छोड़ना। इसलिए स्टैनले लेनपूल ने उसे सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। दूसरे अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान बने और जिसने दक्षिण के हिंदू राजाओं को अपनी पूर्व स्थिति में रहने दिया और उनसे केवल कर लिया। शत्रु को मित्र बनाने की अलाउद्दीन की नीति उसे अकबर के निकट ला देती है। अब आप देखते हैं गुजरात विजय। सबसे पहले गुजरात विजय, फिर रणथंभौर विजय, फिर चित्तौड़ विजय, फिर मालवा विजय, सिवान विजय, जालौर विजय। उसी तरह दक्षिण में देवगिरी, वारंगल, होयसाल, पांड्या। तो गुजरात विजय देखते हैं। 1297 से 98 में उलुग खां और नसरत खां जलेसरी के नेतृत्व में गुजरात अभियान हुआ। उन्होंने मार्ग में जैसलमेर को जीता। तारीख ए मासूमी एकमात्र फारसी स्रोत है जिसमें अलाउद्दीन के समय हुई जैसलमेर विजय का उल्लेख मिलता है। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर दूसरी बार लूटा गया, इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने भी किया है। इसके अनुसार सोमनाथ मंदिर प्रतिष्ठित काबा की ओर झुका दिया गया। तुम यह कह सकते हो कि मंदिर के पहले नमाज पढ़ी और फिर स्नान किया। गुजरात पर आक्रमण का मुख्य कारण अच्छे घोड़े की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इस समय वहां का शासक कर्णदेव द्वितीय था। उसकी पत्नी कमला देवी थी एवं पुत्री देवल देवी थी। कमला देवी एवं मलिक कफूर दिल्ली लाए गए। मलिक कफूर को भी वहीं बाजार से ही उनको खरीदा था। का नाम जो है मलिक इजुद्दीन कफूर सुल्तानी था। उसे 1000 दीनानी भी कहा जाता था क्योंकि नसरत खां ने उसे गुजरात से 1000 स्वर्ण दीनार मूल्यों में खरीदा था। इसी मलिक काफर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान हुआ था। कमला देवी को मलिक का ए जहां की उपाधि मिली। कमला देवी को मलिका ए जहां। देवल देवी अपने पिता को साथ देवगिरी क्या हो गई थी, भाग गई थी। सुल्तान का साला अलब खां गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आगे अब रणथंभौर है। 1301 में उलूग खां एवं नसरत खां ने रणथंभौर पर अभियान किया, परंतु उस समय नसरत खां की मृत्यु हो जाती। अलाउद्दीन के नेतृत्व में संभाला और इस नेतृत्व को संभाला उन्होंने रणथंभौर के अभियान के समय।
अमीर खुसरो के साथ जो है रणथंभौर आया था अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान द्वारा 3 वर्ष के वेतन के जुर्माने के दंड के भय से एक भी सैनिक ने शिविर त्यागने का साहस नहीं किया। अमीर खुसरो के अनुसार चावल का एक दाना सोने के 2 दानों के बदले ही खरीदा जा सकता था। मनुष्य प्रत्येक पीड़ा सह सकता है, किंतु भूखे पेट की पीड़ा नहीं। पानी व हरियाली के अभाव में समूचा दुर्ग जो है कांटों से भरा रेगिस्तान हो गया। बौद्धों के शिराओजी यानी बनिया संप्रदाय के एक व्यापारी ने अलाउद्दीन को किला अधिग्रहण करने की में सहायता देने का वादा किया। रणथंभौर का शासक पृथ्वीराज चौहान का वंशज हमीरदेव ने, जिसने मंगोल नेता मोहम्मद शाह और केहब को अपने यहाँ आश्रय दिया था, हमीरदेव एवं केहब मारे गए। उनकी पत्नी रंगा देवी ने पुत्री पद्मला आदि के साथ जौहर कर लिया। इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने तारीख अलाई में किया है, जिसे फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य माना जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान का पहला शाखा इसी समय संपन्न हुआ था, रणथंभौर के युद्ध के समय। रणथंभौर विजय पर अमीर खुसरो ने कहा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई है। अब चित्तौड़ देखते हैं। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया। चित्तौड़ दुर्ग हिंदुओं के लिए स्वर्ग था। अन्य हिंदू शासकों की तुलना में यहाँ के शासक का सिंहासन 7वें आकाश यानी हफ्त कुर्सी से भी ऊंचा था। चित्तौड़ का दुर्ग गंभीरी एवं बेडच नदियों के संगम पर स्थित थी। वहां का शासक रतन सिंह गुहलोत राजपूत वंश का ही था। उसकी पत्नी पद्मिनी थी, जो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत की मुख्य नायिका थी। महत्वपूर्ण है कि 1459 में दामोदर कवि ने पद्मावत लिखी थी और पद्मावत के जौहर का उल्लेख किया था। रतन सिंह अपने सेनापति गोरा और बादल के साथ मारा गया। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया और इस जौहर का उल्लेख अमीर खुसरो ने कहीं पर भी नहीं किया, जो कि उस समय अलाउद्दीन के साथ थे। यद्यपि खुसरो ये बताते हैं कि वहां पर अलाउद्दीन ने एक ही दिन में 20,000 राजपूतों का वध करवा दिया था। वहीं चित्तौड़ का पहला और राजस्थान का दूसरा शाखा क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। 1623 में जाटमल ने गोरा बादल की कथा का लेखन किया था। चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन ने खिजराबाद रखा और यहीं चित्तौड़ में 7 या 8 वर्षीय खिज्र खां को अलाउद्दीन ने अपना राज्य उत्तराधिकार घोषित किया। खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया गया। उसके शासक के रूप में सुल्तान ने अपने एक दास मलिक शाहीन, जिसे वह पुत्र कहता था, नियुक्त किया। मई 1310 में अलाउद्दीन चित्तौड़ में प्रशस्ति लिखी गई। आगे देखते हैं मालवा विजय। तो उत्तर विजय तक कर लेते हैं, बाकी दक्षिण विजय जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मालवा है जो 1305 में प्रशासक एवं साहित्यकार एनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा जीता था। यहाँ का शासक मलक देव था। इसका सेनापति हरनंदा कोका था। मलक देव मांडू भाग गया और जो कि अमीर खुसरो के अनुसार दक्षिण विजय की कुंजी थी। मांडू के पतन के पश्चात उज्जैन, धारा नगरी एवं चंदेरी नगर एनुल मुल्क मुल्तानी ने अधिकृत कर लिया। परमार भोज द्वारा धारा नगरी में स्थापित लौह स्तंभ को भी उसके द्वारा तोड़ दिया गया। सिवान जो है 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के ने यहाँ के परमार शासक शीतल देव को हरा दिया। सिवान के अमीर खुसरो के अनुसार राजपूतों ने दृढ़ता से दुर्ग की रक्षा की। महीनों तक तुर्की बांसुरियों व हिंदू घंटों की ध्वनि के कारण सांस रुक सी गई थी। सिवाना मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था। विजय के उपरांत दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया। कमलाउद्दीन कुर्ग को सिवाना का सूबेदार बनाया गया और महत्वपूर्ण है कि सिवाना दुर्ग जोधपुर के राठौर शासकों का शरणास्थली रही है। जालौर देखते हैं। यहाँ का शासक सोनगरा चौहान वंशी
कन्हड़ देव थे। शालिग्राम और गोकलनाथ और कृष्ण तृतीय इनके अन्य नाम भी मिलते हैं। किसके? कन्हड़ देव के। गुजराती महाकाव्य पद्मनाभ के कन्नड़ प्रबंध में जालौर के दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण मिलता है। फरिश्ता के अनुसार कन्हड़ देव को नीचा दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नौकरानी गुलो बहिश्त के नेतृत्व में सेना जालौर भेजा था। 1311 में कमलुद्दीन कुर्ग ने कन्नड़ देव को पराजित कर जालौर जीत लिया और इस तरह अलाउद्दीन ने जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया। अब दक्षिण विजय को जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी फिर बाजार व्यवस्था है, तो ये सारी चीजें हम अगले उसमें देखते हैं। तो वीडियो बड़ा ना बनाते हुए हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।